हेलो बच्चों, स्वागत है आपका किशन सर केमिस्ट्री क्लास में। ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट विलियन का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम आपको आज बताएंगे विलेयता के बारे में। विलेयता इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूबिलिटी, या फिर कहते हैं हिंदी में एक नाम से और जाना जाता है इसे, घुलनशीलता। विलेयता मतलब किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ में घुलना। ठीक है, किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ में घुलना। तो परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है। 100 ग्राम आपके पास कोई विलायक है, विलायक कोई भी हो सकता है, जल, आप जल ले लो। तो जल में किसी पदार्थ की कितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है, वह उसकी क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। ठीक है, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है, क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। तो विलेयता हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि बेटा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है गैसों की द्रव्य विलेयता, यानी गैस को द्रव में किस प्रकार से विलय किया जाता है और कौन सी गैस द्रव में कितनी विलय हो जाती है। बहुत गैसें द्रव में ज़्यादा विलय होती हैं, बहुत सारी गैसें द्रव में कम विलय होती हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा गैसों की द्रव में विलेयता। ठीक है, हम हेडिंग डालते हैं गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता क्या है बेटा? ये हेडिंग है गैसों की द्रव में विलेयता, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। यानी गैस किसी विलायक कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपका ईथर हो या फिर जल हो, कार्बनिक विलायक किसी प्रकार का हो सकता है। तो एसटीपी यानी सामान्य ताप तथा दाब पर, सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी सामान्य ताप तथा दाब पर किसी गैस का वह आयतन, कोई गैस है उसका वह आयतन जो विलायक के इकाई आयतन में घुलकर, संतृप्त विलयन बनाता है। किसी गैस का कोई आयतन, चाहे वो 200 ml हो, 100 ml हो, 50 ml हो, XYZ कुछ भी हो, किसी गैस का वह आयतन जो विलायक के इकाई आयतन में घुलकर संतृप्त विलयन बनाता है, गैस की क्या कहलाती है बेटा? विलेयता कहलाती है। यानी गैस उतना विलायक में घुलकर संतृप्त विलयन बना रही है, तो वो गैस की क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। गैसों की विलेयता जल में अलग अलग होती है। ऑक्सीजन गैस जैसे जल में कम घुलनशील है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में अधिक घुलनशील है। अभी हम यहाँ लिखाएंगे। तो ये जो गैसों की द्रव में विलेयता है बेटा, ये जो इसको अवशोषण गुणांक से प्रदर्शित किया जाता है। किसी गैस की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक से प्रदर्शित किया जाता है। जो गैसों की द्रव में विलेयता होती है, हम यहाँ लिख सकते हैं नोट में, गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक से प्रदर्शित करते हैं। अवशोषण गुणांक से प्रदर्शित करते हैं। कौन सी गैस कितनी द्रव में, कौन से द्रव में कितनी विलय है, उसको अवशोषण गुणांक से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर अवशोषण गुणांक की भी हम परिभाषा देंगे आपको। अवशोषण गुणांक की परिभाषा भी पूछ ली जाती है। अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक, ठीक है। अवशोषण गुणांक की परिभाषा किसी विलायक के प्रायोगिक ताप तथा एक वायुमंडलीय ताप पर, किसी विलायक के प्रायोगिक ताप यानी उसे कितना टेम्परेचर चाहिए, और एक वायुमंडलीय दाब पर प्रति इकाई आयतन में घुले गैस की मात्रा या विलय गैस की मात्रा को अवशोषण गुणांक कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं प्रति इकाई आयतन में कितनी गैस की मात्रा घुली हुई है, उसको बोलते हैं अवशोषण गुणांक। अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो मैंने एक गिलास लिया और एक गिलास में यहाँ पर जल है
जल है हमारा 200 ml। तो और 200 ml में इसमें कोई गैस है, गैस है मान लो O2, और O2 है इसमें 10 ml। तो ये 10 ml क्या कहलाएगा, 200 ml में 10 ml O2 घुली हुई है, तो ये कहलाएगी इसकी अवशोषण गुणांक। यानी प्रति इकाई आयतन में टेम्परेचर जो होना चाहिए सामान्य होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, सामान्य ताप एवं दाब यहाँ लिख रखा है STP। तो वो जितनी गैस घुल रही है इकाई आयतन में उसी को बोलते हैं अवशोषण गुणांक। परिभाषा हम लिख देते हैं बेटा अवशोषण गुणांक की भी, ठीक है। किसी विलायक में प्रायोगिक ताप, किसी विलायक के प्रायोगिक ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के प्रति इकाई आयतन में घुली गैस की मात्रा, घुली गैस की मात्रा अवशोषण गुणांक कहलाती है। ठीक है बेटा, ये परिभाषा हो जाएगी कि किसी विलायक के प्रायोगिक ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के प्रति इकाई आयतन में, आप यहां से याद रखो, विलायक के प्रति इकाई आयतन में घुले गैस की मात्रा क्या कहलाती है, अवशोषण गुणांक कहलाती है। हर गैस के लिए अवशोषण गुणांक क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि हर गैस जल में अलग अलग क्या होती है बेटा, अलग अलग विलेयता होती है हर एक। तो 20 टेम्परेचर पर, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे देखा गया है। इसकी मैं अभी टेबल बना दूंगा आपको यहाँ पर। 20 डिग्री सेल्सियस पर अलग अलग गैसों का अवशोषण गुणांक दिया गया है। एक मैं आपको यहाँ टेबल देता हूँ, उसमें कौन सी गैस कितनी विलेयता होती है किसी गैस की, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अवशोषण गुणांक की टेबल बनवाता हूँ। ये है बेटा कुछ 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ गैसों का अवशोषण गुणांक, यानी कौन सी गैस 20 डिग्री टेम्परेचर और एक वायुमंडलीय दाब पर किस विलायक में कितनी घुलती है। हमने टेबल बनाई है, क्रम गैस विलय है, ये गैस विलय का काम करेगी, और विलायक में जल लिया, एथिल अल्कोहल लिया है, और लिया है बेंजीन। देखो तो पहली गैस है हमारी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है जल में घुलती है, इसकी जो अवशोषण गुणांक है कितना है, 0.017, ठीक है। और यहाँ पर है 0.080। इसका अर्थ है कि जो हाइड्रोजन गैस है जल में कम घुलनशील है और एथिल अल्कोहल में अधिक घुलनशील है। और यहाँ पर बेंजीन में है 0.060। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल से कम घुलनशील है, यानी हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा घुलनशील है किसमें, एथिल अल्कोहल में। अब आया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जल में इसका अवशोषण गुणांक है 0.028 और एथिल अल्कोहल में है 0.130, यानी जल की अपेक्षा ये किसमें ज्यादा घुलेगी, एथिल अल्कोहल में ऑक्सीजन गैस, और बेटा उससे ज्यादा घुलेगी किसमें, बेंजीन में, क्योंकि इसका अवशोषण गुणांक है 0.165, ठीक है। और नाइट्रोजन जल में घुलनशीलता इसकी है 0.015 और इसमें है 0.130, यानी नाइट्रोजन भी एथिल अल्कोहल में अधिक घुलेगी और उससे कम घुलेगी ये बेंजीन में। अब आई कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जल में घुलनशीलता इसकी है 0.88, यानी ये ऑक्सीजन से ज्यादा घुल रही है। देखो ऑक्सीजन से ज्यादा है इसकी घुलनशीलता, क्योंकि अवशोषण गुणांक ज्यादा है, और ये एथिल अल्कोहल में घुलेगी 3, इसका अवशोषण गुणांक है 3, और यहाँ पर कुछ नहीं, अवशोषण गुणांक यानी नहीं घुलेगी। तो सबसे ज्यादा जो जल में घुलती है कौन सी गैस है वो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है इन चारों में से, ठीक है। चारों में से कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, मैंने आपको यहाँ जो अवशोषण गुणांक पढ़ाया है, अवशोषण गुणांक को बेटा अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, लिख लेना ऊपर कॉपी में। अवशोषण गुणांक
को एल्फा, एल्फा बना लेना आप जैसे भी बनाते हो, एल्फा लिख देते हैं हम, एल्फा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप लिख लेना, कोई भी वहां लिखने से रह गया था। अवशोषण गुणांक को एल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये था अवशोषण गुणांक, यानी गैसों की द्रवों में विलेयता या विलायक में विलेयता को ही हम अवशोषण गुणांक कहते हैं, और हर गैस का अवशोषण गुणांक अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम पढ़ाएंगे आपको गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक के कारण गैसों की द्रव में विलेयता कम हो जाती है, कौन से कारक के कारक गैसों की द्रव में विलेयता जो है अधिक हो जाती है, यानी गैसें ज़्यादा घुलने लगती हैं द्रव में या फिर गैसें कम घुलने लगती हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाता हूँ। पढ़ेंगे हम बेटा गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक है। देखो, तो पहला कारक है गैस की प्रकृति, यानी गैस की प्रकृति कैसी है। तो हम आपको बता दें कि जो देखो विलायक में घुलने वाली गैस होती है और या टूटने वाली गैस होती है, विलायक में जाके वो आयनित हो जाए तो बेटा वह विलायक में ज्यादा घुलनशील होगी, ज्यादा घुलेगी। हम लिख लेते हैं विलायक में घुलने वाली गैस तथा आयनित होने वाली गैसों की विलेयता अधिक होती है। ठीक है, जो गैसें विलायक में जाकर आयनित हो जाती हैं या घुल जाती हैं, ठीक है, तो उनकी जो विलेयता होती हैं क्या होती हैं, अधिक होती है बेटा। ठीक है, जैसे HCl, CO2, NH3 इत्यादि, HCl, CO2 और NH3 इत्यादि एग्जाम्पल HCl, CO2 और NH3। ये देखो इसमें जो HCl गैस है, HCl गैस जल में घुलने पर क्या बना लेगी बेटा, HCl जल में घुलने पर आयनित हो जाती है, आयनित हो जाती है तो ज्यादा खुलती है। देखो कैसे, एग्जाम्पल को हमें यहाँ पर दिखाते हैं। HCl आपको गैस है और इसको हमने मान लो जल में घोला, तो ये कैसे आयनित हो जाएगी, H धनायन और प्लस Cl ऋणायन, इस तरीके से ये आयनित हो गई तो इसकी विलेयता क्या हो गई, अधिक हो गई। तो गैस की प्रकृति है कि वो आयनित हो जाती है तो विलेयता अधिक दिखाएगी। अगली जो हमारी CO2 गैस है, वो जल में घुलने पर देखो बेटा क्या बना लेती है, जल में घुलने पर वह बना लेती है आयन। किस तरीके से, देखो हमने CO2 को घोला किसमें, H2O में, तो पहले ये बनाएगी H2CO3 और उसके बाद ये टूट जाएगी आयनों में, कैसे, 2H धनायन प्लस CO3 2 ऋणायन, कार्बोनेट आयन दे देगी और H आयन दे देगी। तो ये भी आयनों में टूट रही है तो इसकी भी विलेयता अधिक हो जाती है। ठीक है, ये भी इसकी प्रकृति है, ये आयनित हो जाती है। और जो तीसरी गैस है हमारी अमोनिया, अमोनिया भी देखो जल में घुलकर आयनित हो जाती है, या फिर कैसे, NH3 प्लस H2O, तो यहां पर बना लेगी पहले ये NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर ये अलग आयनित हो जाएगा, कैसे बेटा, NH4 धनायन प्लस OH ऋणायन, इस तरीके से आयनित हो जाती है अमोनिया गैस भी। तो नंबर 1 है, पहला कारक हो गई गैस की प्रकृति। तो गैस की प्रकृति, यदि गैस आयनित हो सकती है या जल में घुल सकती है या विलायक में घुल सकती है तो उसकी विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। अगला कारक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट्स बनाइए। ठीक है बेटा, आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं
वो ज़रूर कमेंट में बता दीजिए। मुझे भी उत्साह बढ़ता है वीडियो बनाने का, एक जो जुनून है आपको पढ़ाने का वो भी बढ़ता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हम बच्चों से परिचित रहते हैं। आपसे भी थोड़ा परिचय हमारा हो जाए, हालांकि आपको नहीं देख पाएंगे फेस टू फेस, फिर भी हम आपसे जो है पता पड़ जाएगा। हाँ, एक बच्चा किसी को हम शिक्षा कहाँ से दे पा रहे हैं, हमारा मनोबल और बढ़ेगा। और आपसे हम यही कहना चाहेंगे, आप जो पढ़ाई को आप प्ले लिस्ट में जाकर पढ़िए। आपको सर्च करना है किशन सर केमिस्ट्री क्लास बिलारी, लेक्चर नंबर 1 पाठ बिलियन, तो वो वहाँ पर आ जाएगा। फिर आप क्रम से अपना नोट्स बनाइए और पढ़ाई को ध्यानपूर्वक पढ़िए, अपना भविष्य आपको ही बनाना है। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला जो हमारा रहेगा गैस की प्रकृति, ये हो गई। अभी देखते हैं बेटा, अगला हमारा कारक है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, विलायक दो प्रकार के हो सकते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक। अभी हम आपको बताएंगे क्या है ध्रुवीय विलायक, समझाएंगे। पहले आप समझिए, ये ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय गैस अधिक विलय होती है तथा अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय गैस अधिक विलय होती है। ठीक है, ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक, ये आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ बेटा। ध्रुवीय विलायक क्या होते हैं? ध्रुवीय विलायक की पहचान क्या होते हैं? ध्रुवीय विलायक, इसमें ध्रुवीय बंध होते हैं बेटा। ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय बंध होते हैं, ध्रुवीय बंध होते हैं ध्रुवीय विलायक में। और दूसरा, एक ध्रुवीय बंध होते हैं, दूसरा इसमें कोणीय संरचना होती है। कोणीय संरचना होती है, और कोणीय संरचना के बाद इसको आप पहचान सकते हैं कि केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है। केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है। ठीक है, केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? जोड़ा। ये होती है ध्रुवीय विलायक की पहचान। अब देखो, मैंने आपको एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे कौन ध्रुवीय विलायक है, मैंने माना H2 एक ध्रुवीय विलायक है। H2O कैसे है? इसकी संरचना जो होती है O, और यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, इधर होगा हाइड्रोजन। इसमें ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लें ऑक्सीजन का, तो परमाणु क्रमांक होता है इसका कार्बन का 6, 8, तो 2,6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। एक हाइड्रोजन का होता है, तो ये एक इससे बंध बना लेगा और एक ये इससे बंध बना लेगा। ठीक है, एक इसने बंध बना लिया, एक इसने बंध बना लिया। तो ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में देखो, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 थे, एक ने इससे बंध बना लिया हाइड्रोजन से, एक ने यहाँ इससे, तो इसके इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बचा है ना। एक तो जोड़ा ये है, आप ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को जोड़े को, देखो इस तरीके से, एक और एक, दो जोड़े हो गए। तो यहाँ से पता पड़ गया कि एक तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है इसके चारों ओर, तो ये ध्रुवीय विलायक है जल। दूसरा, ये कहलाएंगे ध्रुवीय बंध। ध्रुवीय बंध क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जो इलेक्ट्रॉन को जोड़े को, जब ये बेटा बंध बना होगा तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ पे आना चाहिए था बीच में। इसे सहसंयोजी बंध है ना, सहसंयोजी बंध जो साझे से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं, वो सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। तो साझे का मतलब है भाई हमें किसी चीज की जरूरत है, आपको भी जरूरत है, तो आप काम पड़े तो मुझे दे दो, और आप मुझे काम पड़े आप दे दो, और आपको काम पड़े तो मैं दे दूंगा, तो बीच में साझा हो जाता है, उसे कहते हैं सहसंयोजी। तो बीच में होना चाहिए था, परंतु इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन को जोड़े को अपनी ओर खींच लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को जोड़े को अपनी ओर खींचेगा ऐसे। इसके भी इलेक्ट्रॉन के जोड़े को जो ये बंध बना है यहाँ पे होना चाहिए था, कहाँ खींच लेगा? अपनी ओर। तो एक पहचान ये हो गई कि ये ध्रुवीय विलायक है। और दूसरा, एक कोणीय संरचना, कोण बना रहा है अपनी संरचना में, देखो ये कोण बना रहा है अपनी संरचना में इस तरीके से। तो ये कोणीय संरचना है जल की, और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है इस पे, और इसने इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी ओर भी आकर्षित कर लिया। तीनों बातें यहाँ से बता देती हैं कि ये जल जो है ध्रुवीय विलायक है बेटा। जल ध्रुवीय विलायक है। और कौन कौन है ध्रुवीय विलायक होगा? देखो, अगर हम कहें
HCl जो हमारी विलय गैस है उसकी संरचना होती है इस तरीके से H और Cl। यहाँ पर होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बीच में, क्योंकि इन दोनों के बीच में सहसंयोजी बंध बना है, परंतु इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कहाँ आ जाता है, Cl की ओर आकर्षित हो जाता है। तो यहाँ से पता पड़ता है बेटा कि HCl भी एक ध्रुवीय विलय है, गैस जो है ध्रुवीय है, इसमें भी ध्रुवीय बंध पड़ रहा है। अब यहाँ पर हम कहते हैं NH3, देखो NH3 अमोनिया होता है इस तरीके से N, एक H, 2 और एक 3, यहाँ पर ये बंध बनाता है अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5, एक ने तो बंध यहाँ बना लिया, एक ने यहाँ, एक ने यहाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ पर रह जाता है इसके पास। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ने यहाँ बंध बना लिया, एक ने यहाँ, एक ने यहाँ, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन के जोड़े को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ से पता पड़ जाता है कि जो अमोनिया है वो भी ध्रुवीय गैस है, HCl ध्रुवीय गैस है और H2O ध्रुवीय विलायक है। ठीक है, तो ध्रुवीय, यहाँ से हमें पता पड़ा ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय गैस अधिक विलय है, यानी जल में अगर जल ध्रुवीय विलायक है तो जल में HCl अधिक विलय होगी, जल ध्रुवीय विलायक है तो जल में NH3 गैस भी अधिक विलय होगी, क्योंकि दोनों ही ध्रुवीय विलायक हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, उदाहरण के तौर पर कि जल एक ध्रुवीय विलायक है तथा इसमें ध्रुवीय गैसें कौन कौन सी, NH3, HCl, CO2 अधिक विलय हैं, जबकि N2, O2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन इत्यादि गैसें अध्रुवीय हैं, जो जल में कम घुलनशील हैं, बेटा। ठीक है, आपको सीधा ऊपर लिखा गया है कि ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय गैसें अधिक घुलनशील होती हैं और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय गैसें अधिक घुलनशील होती हैं। तो जल ध्रुवीय विलायक है तो उसमें ध्रुवीय गैसें अधिक घुलनशील होंगी ना, और ये N2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है, और हाइड्रोजन हम यहाँ लिख सकते हैं, हाइड्रोजन H2 भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन हमें सही से लिख देता हूँ बेटा, N2 या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इत्यादि गैसें अध्रुवीय हैं जो जल में कम घुलनशील होंगी। तो आप समझ गए होंगे। तो पहली प्रकृति हमने पढ़ी गैस की प्रकृति, यानी गैस आयनित होगी या जल में घुलेगी तो वो उसकी विलेयता अधिक होगी। दूसरी, यदि गैस भी अध्रुवीय है और विलायक भी अध्रुवीय है तो वो भी ज्यादा घुलेगी, और गैस भी ध्रुवीय है और विलायक भी ध्रुवीय है तो वो भी ज्यादा घुलेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको तीसरा कारक पढ़ाते हैं। अगला कारक है ताप का प्रभाव। ताप बढ़ने पर गैसों की तरफ में विलेयता घटती है। ताप बढ़ने पर गैसों की तरफ में, यानी आप किसी विलयन का ताप बढ़ा देंगे तो उसमें जो गैस है वो निकल के भागने लगेगी। ठीक है, ताप बढ़ाने पर गैसों की तरफ में विलेयता क्या होगी, घटने लगेगी। ठीक है, ये लास्ट अतः के अनुसार ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है बेटा। तो ताप बढ़ाने पर गैसों की तरफ में क्या हो जाती है, विलेयता घट जाती है, ताप बढ़ा देंगे। आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, कोल्ड ड्रिंक में जैसे कोको कोला है, कोको कोला में आपने देखा होगा कोको कोला गला काटती है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वह आपने ये आजमाया है कि आप गर्म कोको कोला पी लीजिए, गर्म, ठीक है, यानी वो ज़्यादा ठंडी नहीं हो, चिल्ड नहीं हो, और आप एक चिल्ड कोको कोला पीजिए, दोनों में से गला कौन सा काटेगी।
तो कौन सा ज़्यादा काटेगी, आपको पता ही होगा, ज़्यादातर काटेगी जो ज़्यादा चिल्ड होगी। क्यों काटती है? क्योंकि वहाँ पर विलायक यानी जो कोको कोला है, जो जल है, उसका तापमान कम है, उसमें CO2 ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा है तो ज़्यादा गला काटेगी। और आपने उसको गर्म करके पिया तो वो ज़्यादा गला नहीं काटेगी, क्योंकि गैस निकल जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा, पेप्सी गर्म हुई और CO2 निकल गई, और CO2 निकल गई, उसने गला नहीं काटा। तो ये लास आतेलिये के अनुसार यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि गैस और विलायक को मिलाते हैं तो विलयन बनता है और ऊष्मा निकल जाती है। तो ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता जो हो जाती है, घट जाती है। परंतु इसका कुछ अपवाद भी है बेटा। नोट में अपवाद है कि जो जैसे हमारी हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम क्या है अपवाद, नोट में लिख लेंगे बेटा। हाइड्रोजन कॉमा हीलियम, या हम हाइड्रोजन तथा अक्रिय गैस कह सकते हैं, तथा अक्रिय गैस। हाइड्रोजन तथा अक्रिय गैसों की विलेयता, हाइड्रोजन तथा अक्रिय गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। कुछ गैसें ऐसी भी हैं जिनकी जो द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। कुछ गैसें ऐसी भी हैं, ठीक है, जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कुछ गैसें हमारी हैं जो ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता जल में या द्रव में घट जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला कारक हम अगला कारक यहीं पे लिखा देते हैं। चौथा कारक है विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति, यानी विलायक में अन्य पदार्थ भी हैं। आपके पास शुद्ध विलायक है और आपने उसमें कोई अन्य पदार्थ भी घोल रखा है, तो इस कारक का क्या प्रभाव पड़ेगा, विलेयता पर, गैसों की द्रव में या विलायक में विलेयता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका प्रभाव ये है बेटा कि अगर अन्य पदार्थ हुए, विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थिति गैस की विलेयता को घटाती है, गैस की विलेयता को घटाती है। ठीक है, अगर आपने अन्य पदार्थ भी कोई घोल रखा है तो वो गैस की विलेयता को घटा देगी। ये भी चौथा कारक है। पांचवा कारक आपका बहुत महत्वपूर्ण कारक है, जो है बेटा दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ एक वैज्ञानिक का नाम आता है हेनरी, और जहाँ पर हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। अगला प्रभाव पढ़ने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव क्या है? दाब का प्रभाव, दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता जो हो जाती है, बढ़ जाती है बेटा। क्यों बढ़ जाती है? दाब, क्योंकि गैस के अणु पास पास आ जाते हैं। देखो कैसे, आपके पास कोई पात्र है और आपने उसमें भर रखा है जल भर रखा है, और जल भर रखा है, और आपने जल भर रखा है इसमें, और यहां से आपने एंटर करी कोई गैस। मान लो आपको कोल्ड ड्रिंक बनानी है, आपको सीधा सीधा कहूं मैं, हमें यहां से CO2 देनी है। CO2 हमने यहां से एंटर कर दी और CO2 यहां पर भर गई है, तो कुछ CO2 तो अंदर आ जाएगी और बहुत ज्यादा रहेगी ऊपर। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर रहेगी क्योंकि दाब हमारा कम है। फिर हम क्या काम करेंगे? हम दाब बढ़ाएंगे। दाब बढ़ाने पर हमने इसी पात्र में दाब बढ़ाया। दाब, ये हमारी पिस्टन है, पिस्टन जो दाब बढ़ाएगा, नीचे को हम प्रेशर करेंगे तो जो हमारा जल है वो तो वहीं रहेगा। पिस्टन में दाब बढ़ने के कारण गैस इसमें घुलने लगेगी, घुल जाएगी, क्योंकि पिस्टन से ऊपर से हमने क्या लगा दिया है? दाब लगा दिया है, दाब आरोपित कर दिया ऊपर से। ठीक है, क्या और आरोपित कर दिया? दाब। और जैसी आरोपित दाब किया तो हमारी जो गैस है
वो ज़्यादा घुल जाएगी। जब गैस दाब नहीं लगाया था तो ऊपर थी, और जब हमने क्या काम करा है, पिस्टन से दाब लगाया है तो वो कहाँ घुल जाएगी, जल में ज़्यादा घुल जाएगी। तो दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलेयता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक इसको समझाया था हेनरी ने ये नियम आपको अभी हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसलिए आप अच्छे नोट्स बना लें, यहाँ तक की पढ़ाई कंप्लीट कर लें। फिर अगला जो हमारा लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम हेनरी के नियम आपको पढ़ाएंगे और उसके संबंधित न्यूमेरिकल। जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे और आप भी अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ, अपने उज्जवल भविष्य को बनाने की चेष्टा करें। मैं इसी के लिए आपसे कामना करता हूँ। धन्यवाद।